अभी हम करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई डिफरेंट है लॉ ऑफ डिमांड से। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने किया, वो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम होता है। जब भाव बढ़ता है तब हम कम खरीदते हैं वो सामान, ठीक है। लेकिन सप्लाई के केस में उल्टा है। जब भाव बढ़ता है तब उसकी जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई भी ज्यादा होती है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मिलता है ना। जो बना रहा है, जो वो चीज को सप्लाई कर रहा है, भाव बढ़ने पे उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो सप्लाई ज्यादा करते हैं। तो जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। क्या बोल रहा हूँ, जब प्राइस बढ़ता है तब सप्लाई बढ़ता है। इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई का एक थंब रूल है। थंब रूल का मतलब क्या? थंब रूल का मतलब एकदम इंपॉर्टेंट रूल। जो रूल याद रखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो जाएगा। क्या? जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब सप्लाई बढ़ेगा, जब जब प्राइस कम होगा तब तब सप्लाई कम होगा। डिमांड में क्या था? जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड कम होगा, जब जब प्राइस कम होगा तब तब डिमांड बढ़ेगा। सॉरी, ये था ये था लॉ ऑफ डिमांड में। अभी ये है लॉ ऑफ सप्लाई का रूल। क्या है? जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड बढ़ेगा, जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब सप्लाई बढ़ेगा, जब जब प्राइस कम होगा तब तब सप्लाई भी कम होगा। ठीक है, ये थंब रूल है लॉ ऑफ सप्लाई का। अच्छा, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम होगा। जैसे डिमांड में क्या था? प्राइस, अगर आपने डिमांड नहीं देखा है तो पहले डिमांड देखो मेरा, उसके बाद सप्लाई पे आना, तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप लोग। जब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड में पड़ा था। और डिमांड और भी बहुत सारे फैक्टर की वजह से कम होता है, लेकिन वो सारे फैक्टर को उन्होंने कांस्टेंट कर दिया था एजम्पशन में। एजम्पशन में उन्होंने क्या बोला कि भाई ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब डिमांड कम बढ़ेगा या कम होगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। सर, बाकी सारे फैक्टर की वजह से भी तो डिमांड चेंज हो सकता था, लेकिन उनको उसने कांस्टेंट कर दिया। बोल दिया बाकी सारे फैक्टर चेंज होंगे ही। अब बाकी सारे फैक्टर चेंज नहीं होंगे तो उनकी वजह से डिमांड भी चेंज नहीं होगा, तो खाली प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगा। सेम सप्लाई में भी है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। सर, सप्लाई बढ़ सकता है, बाकी सारे फैक्टर की वजह से भी तो सप्लाई बढ़ सकता है। नहीं, ये लॉ नहीं मानेगा। लॉ सबको कांस्टेंट कर देगा। जैसे डिमांड में किया था उसी तरह सप्लाई में भी कर देगा। मतलब डिमांड और सप्लाई लगभग लगभग सेम पैरामीटर पे चलता है, खाली एक इंपॉर्टेंट थंब रूल दोनों में अलग अलग है। डिमांड में क्या था? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। सप्लाई में क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगा। बाकी सारे फैक्टर को उसने कांस्टेंट रख दिया एजम्पशन में, और किसी किसी पे ये लॉ काम नहीं करता, उसको वो एक्सेप्शन में डाल दिया। अब आपको समझ में आ गया है। सेम जैसे हमने डीएमयू में किया था, सेम जैसे हमने डिमांड में किया था, वही 5 का 5 पार्ट इसमें भी करेंगे। इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशन, टेबुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर उसका एजम्पशन, और एंड में उसका एक्सेप्शन। ये 5 पार्ट में लॉ को बांट दिया गया है, जैसे डीएमयू और डिमांड में बांटा गया था। इसमें भी वही 5 पार्ट हम लोग डिटेल में करेंगे और आपका लॉ ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग अभी नोट्स ओपन करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। थंब रूल मेरे साथ साथ रिपीट करो। जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब सप्लाई नहीं, तब तब सप्लाई बढ़ेगा। जब जब प्राइस कम होगा तब तब सप्लाई कम होगा। आई होप ये थंब रूल आपके दिमाग में क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नोट्स के साथ साथ एक एक चीज को डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि हमने लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड में किया था पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखिए लॉ ऑफ डीएमयू भी सेम था, खाली उसमें प्रोफेसर गॉसेन था। उसके बाद प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। लॉ ऑफ डिमांड में गॉसेन नहीं था, लेकिन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 था। यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन सेम है। हाँ, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन सेम है। क्या है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, बस। डिमांड में भी सेम था, सप्लाई में भी सेम है। खाली डीएमयू में गॉसिन करके पहले था, गॉसिन गॉसिन के बाद ये सब सेम आता है तीनों में। खाली डीएमयू में गॉसिन का पॉइंट एक्स्ट्रा था, ठीक है। इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप तीनों लॉ देख रहे हो मेरा, तीनों लॉ देखोगे तो आपको क्लियरिटी एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या? डीएमयू जब मैंने सिखाया तब मैंने बताया था गॉसिन का फर्स्ट लॉ है, फिर डीएमयू ने, फिर उसको अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया, फिर उसको 1890 में, 1890 और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में लिखा, और 1890 ईयर में, राइट। वो सेम लॉ ऑफ डिमांड में भी था, खाली लॉ ऑफ डिमांड में प्रोफेसर गॉसेन करके कुछ भी नहीं था, और लॉ ऑफ सप्लाई में भी प्रोफेसर गॉसेन करके कुछ भी नहीं है। तो आपको समझ गया होगा, लॉ बिल्कुल सेम है। मार्क करने के लिए हम एक सेकेंड में कनेक्ट कर दूं। हाँ जी, तो ये देखिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, हाँ जी, तो किसने दिया ये लॉ? ये लॉ किसने बोला? ये लॉ भी बोला, ये लॉ भी बताया है पूरा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन सी बुक्स में? वही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1890 में। ये पार्ट याद रखना, ये पार्ट ऑल 3 लॉ में आएगा। 3 लॉज है, डीएमयू, डिमांड और ये पार्ट तीनों में आएगा। डीएमयू में एक एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है, मैंने सिखाया था पूरा डिटेल में भाई।
डीएमयू में एक एक्स्ट्रा पार्ट भी आएगा। कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट आएगा डीएमयू में? डीएमयू में एक्स्ट्रा पार्ट आएगा प्रोफेसर गॉसेन, ये एक्स्ट्रा है डीएमयू में। मेरे साथ साथ रिपीट करो, तुम लोग को भी याद होते रहेगा। बोलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा? प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है, सप्लाई कम होता है। ठीक है, वो हमने सिर्फ थंब रूल बना दिया। अब आगे आते हैं इसके अंदर। लॉ ऑफ सप्लाई में पहला पार्ट क्या? इंट्रोडक्शन। क्या लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तीनों का इंट्रोडक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। खाली डीएमयू में कौन आता है? प्रोफेसर गॉसेन। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफेसर गॉसेन, इसलिए उसको बोला जाता है प्रोफेसर गॉसेन फर्स्ट लॉ। उसके बाद वाले तीनों में सेम है। क्या? फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। किधर? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में। कौन से ईयर में? 1890 में। बोलो यार। और ये लॉ भी बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। जैसे मैंने डिमांड में भी तुमको सिखाया था, तुमको अगर याद रहेगा तो हमने डिमांड में क्या सिखा था? डिमांड में हमने सिखा था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं हमेशा, कभी उसको क्वांटिटी नहीं बोलते। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन नहीं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई किसका रिलेशन बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई रिलेशन बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सर क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है? कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, भाव बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, भाव कम होता है तो सप्लाई कम होता है। तो ये लॉ जो है ना, ये लॉ सप्लाई की पास, सप्लाई का मतलब सप्लाई नहीं यूज करता वर्ड, ये लॉ वर्ड यूज करता है क्वांटिटी सप्लाई। सेम मैंने डिमांड में पढ़ाया था। प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड मत बोलो, बोलो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है। सेम, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई कम होता है। याद रखना, वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड पे। सारे बच्चे सप्लाई सप्लाई लिख के आएंगे, अपन क्वांटिटी सप्लाई लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में फिर से एक बार मैं बार बार रिपीट क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपका रिवीजन हो जाए, मेरे साथ साथ याद हो जाए। बोलो बोलो, खुद से बोलो। रेड टी शर्ट ब्लैक टॉप, सब लोग मेरे साथ साथ खुद से बोलो। क्या था ये? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, इंट्रोडक्शन में लिख दिया। इसके बाद और एक लिखेंगे, किसका रिलेशन बताता है ये सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई किसका रिलेशन बता रहा है? प्राइस और सप्लाई का। फिर से सप्लाई बोल रहे तू? नहीं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। और यहाँ पे एक नोट में मैंने लिखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब क्या सर? डायरेक्ट का मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और डिमांड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिमांड में हमने पढ़ा था इनवर्स रिलेशन, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तब क्वांटिटी डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तब क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। बोलो यार, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं बार बार अलग अलग लॉ का रेफरेंस देके बार बार एक ही चीज 100 बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आपको याद हो जाए, तीनों लॉ में फर्क समझ में आ जाए, छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस है। आगे और हम लोग माइनर डिफरेंसेस करेंगे। जो अभी तक के डिफरेंसेस क्या पढ़े? फिर से एक बार रिपीट करो, अभी तक के डिफरेंसेस क्या पढ़े? लॉ ऑफ डीएमयू में गॉसेन आता है और बाकी दोनों लॉ में गॉसेन नहीं आता, बाकी तीनों बाकी सब चीज सेम है। एक पहला इंट्रोडक्शन का जो पहला पॉइंट है वो पूरा सेम है, खाली डीएमयू में गॉसेन आता है। सेकंड पॉइंट में डिमांड जब हम करते तब क्या हम लोग पढ़ते हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन बताता है। सप्लाई में क्या बोलते हैं? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन बताता है। खत्म हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आई होप क्लियर है। अब सेकंड पार्ट पे हम लोग जाएंगे, वो है मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन सेकंड पार्ट है लॉ का। डीएमयू में भी सेकंड पार्ट यही था, डिमांड में भी सेकंड पार्ट यही था, सप्लाई में भी सेकंड पार्ट यही मतलब क्या? मीनिंग एंड डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन। लॉ ऑफ सप्लाई का, लॉ ऑफ डीएमयू का डिफाइन किसने किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। डिमांड को डिफाइन किसने किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सप्लाई को डिफाइन कौन करेगा? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने, देखो मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ जो मैंने आपको डीएमयू, अगर आपने डीएमयू का लेक्चर देखा हुआ है, अगर आपने डिमांड का लेक्चर देखा हुआ है तो आपको अच्छे से समझेगा। हमने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जो बाकी बच्चे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनके एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। जैसे कि देखो, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ को डिफाइन किया है, ये बात तो सही है, तीनों लॉ को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। लेकिन जब लॉ ऑफ डीएमयू था ना, किसका लॉ? डीएमयू का लॉ। तो डीएमयू में क्या था पता है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ऐसा वर्ड यूज किया था, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जब हमने डिमांड पढ़ा ना, डिमांड, तो डिमांड में कौन सा वर्ड यूज किया था? अदर थिंग बीइंग इक्वल। और जब हम पढ़ रहे हैं अभी सप्लाई, तो सप्लाई में क्या वर्ड यूज किया है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। तीनों का मतलब सेम ही है, कांस्टेंट ही होता है, इक्वल कांस्टेंट एक ही है। लेकिन वर्ड डेफिनेशन में जो वर्ड यूज किया है ना, वो वर्ड पे ध्यान देना जरूरी है। अगर डेफिनेशन आप एज इट इज लिखोगे तो बहुत अच्छा पड़ता है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है एग्जाम के ऊपर और एग्जामिनर के ऊपर भी। ठीक है, तो ध्यान देना, जो पेपर चेक करता है आपका वो भी देखता है यार इसने तो A to Z सेम लिखा है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों से आपको नंबर मिलेंगे, छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है।
तो देखो ये लॉ कैसे चालू हो रहा है, ये लॉ सेम अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, जैसे मैंने तो आपको बताया ये रहा, डीएमयू कांस्टेंट से होता है, डिमांड इक्वल से होता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, और सप्लाई अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। क्या बोलता है ये लॉ, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोल रहा है कि भाई जब तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तब सप्लाई बढ़ेगा। कोई तुम लोग सोच रहे हो हाँ सही है गलत है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, क्या बोलना है सप्लाई को, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। और जब प्राइस कम होगा तब क्या कम होगा, सप्लाई कम होगा, क्वांटिटी सप्लाई कम होगा। है सप्लाई, लेकिन बोलने के टाइम पे क्या बोलना पड़ेगा हमें, क्वांटिटी सप्लाई। तो देखो हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर द प्राइस मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई, हायर द प्राइस मोर, लोअर द प्राइस लेस। मतलब जब मैं छोटी छोटी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों पे जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो मैं हायर और लोअर वर्ड यूज कर रहा हूं, और जब मैं क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहा हूं तो मैं मोर और लेस वर्ड यूज कर रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती है भाई एग्जाम में। अगर आपको इकोनॉमिक्स में 85 90 नंबर लाने हैं ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने, जो कोई स्टूडेंट ध्यान में नहीं रखता, आप ध्यान में रख के जाओगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, ये कांस्टेंट इक्वल और कांस्टेंट, आपने अगर लॉ नहीं देखा तो मैं फिर से बता रहा हूँ, वो लॉ जाके देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या बताई मैंने, प्राइस जब बोला रहा है ना, प्राइस तो हायर और लोअर वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हायर द प्राइस लोअर द प्राइस। और जब क्वांटिटी सप्लाई लिखना है तो उसकी जगह पे मोर और लेस, मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, दोनों प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हायर द प्राइस। और सप्लाई बढ़ रहा है तो मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। जब प्राइस कम हो रहा है तो लोअर द प्राइस, सप्लाई भी कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। समझा, देखो एक चीज समझो तुम लोग, एक चीज समझो कि ये लो और लेस का मतलब एक ही होता है, ये जो लोअर लेस यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब एक ही होता है, हाई और मोर का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब ज्यादा भी होता है। लेकिन जब हम प्राइस की बात करेंगे, हायर द प्राइस, प्राइस के टाइम पे हायर बोलेंगे, मोर नहीं, हायर द प्राइस, और मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। इस तरीके से आपको डिफाइन डेफिनेशन याद रखना है। इसी तरीके से हमने डीएम में भी याद किया है, इसी तरीके से हमने डिमांड में भी याद किया है। बोलो मेरे साथ साथ, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन है, कांस्टेंट वर्ड हुआ है कि इक्वल वर्ड हुआ है। सर डीएमयू में कांस्टेंट था और डिमांड में इक्वल था, सप्लाई में कांस्टेंट है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हाई और लो, हायर द प्राइस मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप आपके दिमाग में क्लियर है। और फिर ये क्या कर रहा है पता है, ये ना इसी डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन पढ़ा अभी, इसी डेफिनेशन को सिंपल वर्ड में बोल रहा है, क्या कुछ नहीं, ये अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्राइस बढ़ेगा तब क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगा, ये क्वांटिटी सप्लाई जो है, ये क्वांटिटी सप्लाई राइज होगा। बोलो यार, आयो तुम लोग को समझ में आ रहा है, देखो राइज होगा, यहाँ पे लिखा राइज। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। और इसके बाद हमें लिखना है वाइस वर्सा, हमेशा वाइस वर्सा। सेम डिमांड में भी सेम था, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे भी जब सिंपल वर्ड में लिखोगे तो सिंपल वर्ड में दोनों बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने दोनों बताया। ये जो ना डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में हमने दोनों बताया कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। सिंपल वर्ड्स में प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। डिमांड में क्या था, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा एंड वाइस वर्सा। बोलो यार। और एक लास्ट लाइन था, ये भी डिमांड में था, इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स था यहाँ पे डायरेक्ट है। बोलो यार, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग और डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, कुछ नहीं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, और ये लॉ क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, किसका, प्राइस और सप्लाई का। हाँ नहीं यार नहीं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का, ठीक है। इसके बाद मीनिंग और डेफिनेशन कौन डिफाइन कौन किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या बोला है, अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, इक्वल नहीं कांस्टेंट, सप्लाई है, सप्लाई में कांस्टेंट आता है, इक्वल तो खाली डिमांड में आता है, लॉ ऑफ डिमांड में आता है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस मोर इज द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। बोलो यार, आई होप क्लियर है। सिंपल वर्ड में जब लिखोगे तो कोई एक एक लिख देना, हायर द प्राइस मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा, और द अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। और एक और लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशन किसका है, प्राइस और सप्लाई का नहीं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। सप्लाई के साथ साथ क्वांटिटी लगाना जरूरी है, डिमांड के साथ साथ भी क्वांटिटी लगाना जरूरी था, यहाँ पे भी सप्लाई के साथ साथ क्वांटिटी लगाना जरूरी है। छोटी छोटी बात है जो आपको नंबर पूरा देगी। अगर 8 मार्क का है तो 7.5 से 8 मार्क्स भी आपको पूरा मिल सकता है, अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप अगर आंसर लिखोगे तो, ठीक है। आई होप क्लियर है। इसका थंब रूल मत भूलना, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई कम होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो थर्ड पार्ट था, जो दोनों लॉ का थर्ड पार्ट था, वही इसका भी थर्ड पार्ट है, क्या, टेब्यूलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप समझ में आ रहा है।
चलो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। हम आ चुके हैं टेब्यूलर और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ डिमांड में हम ये कर चुके हैं एक बार, तो ये भी सेम है, लेकिन हम समझेंगे पूरा फिर से, पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे करना है, क्योंकि लॉ मुझे अगेन इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम में आने के लिए, जो लॉ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अब तक थंब रूल हमने क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम अब तक थंब रूल क्या पढ़ते आ रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगा, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म के ऊपर लिखने का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सुन के देखो ना, वजन लग रहा है टेबुलर, वो भी सोचेगा अरे क्या है भाई टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, उसका मतलब होता है टेबल, बस हेडिंग देने का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल बनाने का। लॉ में, लॉ ऑफ डिमांड में टेबल कैसे बना था, प्राइस अगर बढ़ रहा था तो डिमांड हमने कम किया था, प्राइस अगर 100 200 300 था तो डिमांड 10 8 6, राइट। और प्राइस अगर हम गिरता हुआ दिखा रहे तो डिमांड को बढ़ता हुआ दिखा रहे थे, वैसे हमने टेबल बनाया था। लेकिन ये क्वांटिटी चाहिए, लेकिन ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसमें अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। प्राइस अगर 10 से 20 हो रहा है तो सप्लाई 200 हो जाएगा, 100 से 200। प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ेगा। सब नंबर यही लिखना है कि नंबर अलग लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिखो, जैसा नंबर लिखना है वैसा, लेकिन इजी नंबर लिखना, ताकि आप बाद में जब टेबल ग्राफ बनाओ तो ग्राफ में आप बराबर प्लॉट कर पाओ। जैसे 10 20 30 40 10, कभी भी याद रखना प्राइस हमेशा यहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे प्राइस आता है, डिमांड में भी प्राइस यहाँ पे आता है, नहीं सॉरी, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई होता है ना, वो जो हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था हमने प्राइस कहाँ पे रखा था और क्वांटिटी सप्लाई कहाँ पे रखा था, याद करो। सेम वही प्राइस यहाँ पे आएगा और क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे आने वाला है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। ये आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, 100 200 300 400 500 10 20 30 40 50, बोलो यार। तो जो एक्स एक्सिस है वो सप्लाई है, डिमांड में भी ऐसे ही था, डिमांड में भी ऐसे ही था, एक्स एक्सिस सप्लाई था, वाई एक्सिस प्राइस था, यहाँ पे भी वैसे ही है, एक्स एक्सिस सप्लाइड है, वाई एक्सिस प्राइस है। बोलो यार, एक्स एक्सिस सप्लाई है, वाई एक्सिस प्राइस है, वहां पे भी एक्स एक्सिस डिमांड था, वाई एक्सिस प्राइस था, ठीक है। तो हम इसको भी हम देखेंगे, पहले हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। बोलो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ये हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। एक और एक दो चीज और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जो मैं बोलने वाला था, लेकिन मैं अभी ये इसके टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कराऊंगा, ठीक है। बोलो इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगा। लेकिन सर क्या हम नंबर में, क्या हम यहाँ पे अभी जैसे कि टेबल बना दिया, ये लिख दिया इन्होंने, प्राइस यहाँ पे लिखा है देखो, एक्स कमोडिटी एक्स का और सप्लाई कमोडिटी एक्स का, हमेशा प्राइस रुपीज में होगा और सप्लाई केजीज में होगा। डिमांड में भी ऐसे ही था, लॉ ऑफ डिमांड में कंपेयर क्यों कर रहा था कि तुम लोग को याद रहे यार, उसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही है, प्राइस रुपीज में रहेगा, क्वांटिटी डिमांड केजीज में रहेगा, यहाँ पे प्राइस रुपीज में रहेगा, सप्लाई केजीज में रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा, दोनों में प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा और क्वांटिटी डिमांड हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, और ये केस में क्वांटिटी सप्लाई हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा। बोलो यार, आई एम आपको समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, प्राइस वाई एक्सिस पे रहेगा हमेशा हमेशा, वहां पे भी यहाँ पे भी, और डिमांड या सप्लाई वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, प्राइस जो है वाई एक्सिस पे रहेगा, डिमांड या सप्लाई वो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। सर प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, क्वांटिटी डिमांड में प्राइस क्या हो रहा था, क्वांटिटी डिमांड में आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ, कम करना है तो कम करो, आपकी मर्जी। यहाँ पे भी बढ़ाना है तो बढ़ाओ, कम करना है तो कम करो, आपकी मर्जी। लेकिन ये जो दूसरा टेबल है ना, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। सर एक बार एग्जांपल देके तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ये मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ये सब मैं करा चुका लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में मैं डिमांड का करा चुका, वापस से आपको मैं डिमांड के साथ डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करा के बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं करा था ऐसा, पर मेरा मानना है कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि सेम सेम चीजें बहुत सारी यार। और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, इधर देखो, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है। अब क्वांटिटी डिमांड में समझ लो, ये लॉ ऑफ डिमांड में समझ लो, प्राइस था 100 रुपया, प्राइस बढ़ गया 200 रुपया, फिर 300 रुपया, फिर 400 रुपया और फिर 500 रुपया। तो डिमांड कैसे होगा, डिमांड अगर पहले वो 10 खरीद रहा था, फिर वो 8 खरीदेगा, फिर वो 6 खरीदेगा, फिर वो 4 खरीदेगा, फिर वो 2 खरीदेगा, और जब प्राइस 600 होगा तो वो एक भी नहीं खरीदेगा। देखो ना, प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रहा है। सर हम लोग ऐसे कैसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखना प्राइस जब आप बढ़ाओगे तो डिमांड को कम करना। वही वही लॉ ऑफ सप्लाई में कैसे होगा, बोलो लॉ ऑफ सप्लाई में कैसे होगा, लॉ ऑफ सप्लाई में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ना, 100 200 300 400 और 500 और 600, वैसे क्वांटिटी सप्लाई अगर समझ लो 10 है तो 20 30 40 50
60। देखो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में फर्क, भाव सेम है, 100 से 200 हो रहा है, 200 से 300 हो रहा है, 300 से 400 हो रहा है, लेकिन डिमांड था ना वो कम हो रहा था, सप्लाई था ना वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है मित्रों? दोस्तों बताओ, प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशनशिप है? प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट, कैसा? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट मतलब भाव बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, भाव कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। इसीलिए यहाँ पे जैसे दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में भाव तो मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी भाव तो दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड था वो 10 से 8 हो रहा था, 8 से 6, 6 से 4। क्वांटिटी सप्लाई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो आपकी मर्जी है, आप कैसा भी फिगर ले सकते हो, नंबर आप कोई भी ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी। लेकिन आप प्राइस में कोई भी ले लेना, लेकिन सप्लाई में ना प्राइस के हिसाब से सप्लाई। अगर प्राइस आप बढ़ता हुआ दिखा रहे हो तो क्वांटिटी डिमांड घटता हुआ दिखाना, और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता हुआ दिखाना, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम होगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। मैं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश। कोई नहीं कराता ऐसे, सब लोग लॉ ऑफ सप्लाई करा के छोड़ देंगे। मैं ऐसा नहीं, मैं लॉ ऑफ सप्लाई तो करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ डिमांड का झलक आपको देते जा रहा हूँ। तो आप चाहो तो एक बार डिमांड लेक्चर जरूर देख लेना मेरा, जरूर जरूर देख लेना, ठीक है? हालांकि नहीं देखोगे तो भी चलेगा, आपको आता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक बार देख लोगे तो काफी बेटर होगा, क्योंकि ये सब कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। बट मैं तो अलग अलग से पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली ये देखोगे तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ जाएगा, और लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपका लिंक बैठेगा, ठीक है? आया आपको समझ में आ गया? इसको इरेज तो करना पड़ेगा, है ना? इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ध्यान दोगे, हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? मेरे साथ साथ बोलो, मेरे को साथ साथ याद कराना है। मैं इतना गला दुख रहा है, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? ताकि मुझे मेरे साथ साथ चाहिए, मेरे बच्चों का याद हो जाए। हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, और ये लोग क्या बताते हैं? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन बताते हैं, खत्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मीनिंग एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल कांस्टेंट। कौन क्या पढ़ा? हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी, वो सब क्वांटिटी सप्लाइड, वो सब हायर द प्राइस, और लार्जर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, वो सब हमने पढ़ लिया, वो पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पढ़ा? टेबुलर और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। टेबल और डायग्रामेटिक, टेबल और डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पहले हम लोग को टेबल बताना है, टेबल को एक्सप्लेन करना है, तो उसका डायग्राम बताना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो हम टेबल पे आ गए। टेबल में क्या कर रहे हैं हम लोग? प्राइस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर एग्जाम में? आपकी मर्जी, आप 10 10 20 30 40 50 कर दो, या आप 10 8 6 4 2 कुछ ऐसे करना है आपको वैसे। लेकिन अगर प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई भी बढ़ाना, अगर आप प्राइस कम करोगे तो सप्लाई भी कम करना। बस इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्राइस को बढ़ते हुए दिखाया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पे सप्लाई भी इनको बढ़ाना पड़ेगा, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। आई होप आपको समझ गया। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सर यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ नहीं, जो मैं बताया वही लिखा है। जब प्राइस 10 रुपया था तब क्वांटिटी सप्लाई 100 केजी था। जब प्राइस 20 रुपया हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के 200 केजी हो गया। जब प्राइस 40-30 रुपया, सॉरी, जब प्राइस 30 रुपया हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी मित्रों 300 रुपया हो गया। और जब प्राइस 40 रुपया हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई 400 रुपया हो गया। बस यही वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बस यही चीज को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बोलो यार, ये देखो ना, प्राइस इतना इतना था तो क्वांटिटी डिमांड इतना इतना बढ़ गया है। इसका मतलब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या? जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको मजा भी आ रहा है, ठीक है? ये था टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अभी अगले शीट पे जाएंगे और हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे आता है, क्वांटिटी डिमांड दोनों, लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। याद रहे ये बात। आ गए हम लोग नेक्स्ट शीट पे। ये देखो, एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमेशा? मैं अभी तो पता है क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सिस पे क्या होता है हमेशा? प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड में भी ऐसे था, यहाँ पे भी ऐसे ही है। देखो प्राइस जो है, ये लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का किस तरीके से आ रहा था? क्यों? जब प्राइस इतना था तो डिमांड इतना था, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, जब प्राइस और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ गया। तो इसलिए इसको ऐसे आना पड़ा, ये मैंने डिटेल में बताया लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन यहाँ पे सप्लाई कब कैसे जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्यों ऊपर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रहा है। याद रखना, जब 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 दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, क्या बोल रहा हूं, जब जब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा ना,
तब तब जो कर्व है वो ऊपर जाएगा। जब जब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा ना, तब तब वो जो कर्व है वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। समझा? तो ऐसे नीचे की तरफ डिमांड कब आता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए कब ऊपर की तरफ जा रहा है। आई होप आपको समझ गया। ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि अगेन वही वही पॉइंट बार बार लिख रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन? कोई बोला सर प्राइस और सप्लाई के बीच में, बिल्कुल गलत। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। क्वांटिटी सप्लाई लिखना जरूरी है, पूरी दुनिया सप्लाई लिखेगी, हम एग्जाम में क्वांटिटी सप्लाई लिख के आएंगे। और नंबर, यही छोटी छोटी चीज का आप मानो या ना मानो, आपको लगेगा ऐसे क्या फर्क पड़ता है, यही छोटी छोटी चीज से बहुत ज्यादा मैटर करता है, इम्पैक्ट एग्जामिनर के माइंड में अच्छा पड़ता है। ठीक है, ये जो सप्लाई कर्व है, अगर एक क्वेश्चन आएगा सप्लाई कर्व स्लोप डाउनवर्ड, बोलो क्या सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है? नहीं जी, गलत है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मेरे को बोलो सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जहां जहां डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहां वहां सप्लाई का ऊपर जाएगा, जहां जहां इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहां वहां कर्व ऐसे नीचे आएगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का। आई होप आपको समझ में आ गया, मजा भी आ गया। अब हम 3 पार्ट इस लॉ का खत्म कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो टेबल बनाया था, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो ये ग्राफ बनाया है। अब ये चौथे पार्ट पे जाएंगे, इसका एजम्पशन, और लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका एक्सेप्शन। तो हम आ चुके हैं अब ये लॉ के एकदम आखिरी वाले पार्ट में, जो है एजम्पशन, और इसके बाद बचा है एक्सेप्शन। एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना मेरी बात। एजम्पशन मतलब हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें मान के चल रहा हो, कोई हो सकता है खाली बच्चा ऐसा हो जो खाली ये लॉ ऑफ सप्लाई देख रहा हो मेरा, ठीक है, तो उसको भी सब कुछ समझ में आना चाहिए। इसलिए हम कोई पार्ट ऐसे नहीं करेंगे कि पहले पढ़ लिया चला, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे बताओ लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब होता है मान के चल रहे हैं। क्या होता है? हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज ऐसी ही है, ये चीज ऐसी ही है, ये चीज ऐसी होगी तो ये लॉ काम करेगा, नहीं तो ये लॉ काम नहीं करना। हमने डीएमयू में एकदम डिटेल में देखा था एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, इसलिए पहले मैंने डीएमयू कराया, उसमें मैंने मतलब पता है एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, एजम्पशन का मतलब होता है मान के चलना। आप मान के चलो कि ये चीजें ऐसी है तो ये लॉ काम करेगा। सर क्या कहना चाहते हो सर? खुल के बताओ, खुल के बताते हैं। देखो सुनो, ये लॉ क्या बोल रहा है, फिर से बताओ ये लॉ क्या बोल रहा है? प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगा। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ तुम लोग, ऐसा एक्चुअल में होता है क्या? जब कोई चीज का भाव बढ़ जाता है तो मेरे को पता है अब मैं ज्यादा बनाऊंगा, ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा, भाव बढ़ गया ना मार्केट में। ऐसे ही तो होता है। सप्लाई मतलब क्या? बना के बेच रहा हूं मैं माल बना रहा हूँ और माल को सप्लाई कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ। ज्यादा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि भाव बढ़ गया मार्केट में। मेरे को पता है भाव बढ़ गया है भाई, भाव बढ़ गया तो ज्यादा बना के बेच, ज्यादा कमाएगा। तो इसलिए जब भाव बढ़ता है तो मैं सप्लाई बढ़ा देता हूँ उसकी। लेकिन क्या खाली प्राइस ही है क्या जिससे मेरा सप्लाई चेंज होता है? कोई और चीजें नहीं है? सर जैसे कि मुझे एक बात बता, पहले ना माल बना तो दिया, माल पहुंचाने के लिए पहले यहां से मार्केट में पहुंचाने के लिए 10 रुपए लगता था। हालांकि भाव बढ़ गया है तो मुझे सप्लाई बढ़ाना चाहिए, भाव खाली 5 रुपए से बढ़ा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा है ना वो 50 रुपए से बढ़ गया है। अब मुझे बताओ तुम लोग, कोई मुझे बोलेगा अरे भाव बढ़ गया पवन, भाव बढ़ गया, मार्केट में भाव बढ़ गया, तू पहले 10 बॉल बनाता था, 10 बॉल, क्रिकेट बॉल 10 बॉल बनाता था, अभी तो 20 बॉल बना। कितना बॉल बना? 20। पहले तो 10 बैट बनाता था, अभी पवन 20 बैट बना, पागल। पहले 10 बैट, एक बैट 1 रुपए का मिलता था, अभी एक बैट 5 रुपए का मिलता है। तो मतलब सोच तू, पहले पहले तू अगर पहले बनाता था बैट को तो तेरा एक बैट 1 रुपए में बेचना पड़ता था तेरे को। आज वो एक बैट तेरे को कितने में बेचने मिलेगा? 5 रुपए में बेचने मिलेगा। क्या पता नहीं कल भाव क्या हो जाए उसका। आज भाव बढ़ गया है तो ज्यादा बना के बेच दे आज के आज, तो जो 5 रुपए कमा लेगा। मैं बोलूंगा सही बात है, भाव बढ़ गया, सप्लाई मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, बैट बनाऊंगा ज्यादा और बेचूंगा। बिल्कुल सही, लॉ यही तो कहता है। लेकिन ये लॉ कहता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होना चाहिए भाई, और कारण की वजह से नहीं। तो अगर समझो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो भी बढ़ गया, तुम लोग को पता होगा तो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कभी सिटी के अंदर नहीं होती। तुम लोग के एरिया में कोई फैक्ट्री है क्या? तुम लोग के बिल्डिंग में कोई फैक्ट्री नहीं होती है? फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो चिमनी वगैरह, धुआं वगैरह निकलता है, पोल्यूशन वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है और बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्ट्री से बैट तो बन गया, लेकिन बैट को बाजार तक लाने का खर्चा है ना वो बढ़ गया। पहले ट्रांसपोर्ट होता था 2 रुपए में, आज वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग रहा है 20 रुपए। तो मैं क्यों बनाऊं भाई? मैं नहीं बनाने वाला बैट, भले ही दाम बढ़ गया वो बैट का,
भले ही बैट मार्केट में 5 रुपए में बिकेगा, लेकिन खर्चा भी तो बढ़ गया मेरा। 1 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, 2 रुपए में नहीं हो रहा है, 20 रुपए में हो रहा है। तो देखो इससे क्या हो गया, भाव तो बढ़ गया, क्या सप्लाई बढ़ा? नहीं बढ़ा। लॉ गलत हो गया, लॉ का हो गया पोपट। लॉ ने बोला था प्राइस बढ़ेगा अगर वो चीज का, तो वो चीज तू ज्यादा बनाएगा और ज्यादा बेचेगा, ये लॉ था। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया तो मैं नहीं बनाऊंगा भाई, मेरे को खर्चा हो रहा है, मैं नहीं बनाने वाला, मेरे को नहीं चाहिए 5 रुपया, हटा 20 रुपया खर्चा करके 5 रुपया कमाऊंगा क्या? कुछ लिखा है क्या मेरे माथे पे? नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें, ऐसी गलतियां हमसे नहीं होने वाली, ऐसी गलतियां हम नहीं करने वाले। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर भाव बढ़ गया फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ी, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया था। तो ये लॉ बोलता है तू एक काम कर, मान के चल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ा, मान के चल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, अब बता अब क्या हो गया? अब भाव बढ़ गया, अब तो सप्लाई बढ़ेगा ना? हाँ अब बढ़ाऊंगा, लॉ काम कर गया ना। मतलब एजम्पशन है, मान के चलो ये चीजें चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये चीजें चेंज होगी ना तो सप्लाई चेंज हो जाएगी, प्राइस चेंज हो चाहे ना हो तो सप्लाई जरूर चेंज कर देगा और ये लॉ काम करना बंद कर देगा। तो ये इसीलिए हर लॉ का कुछ ना कुछ एजम्पशन होता है कि मान के चलो ये चीजें ऐसे ही काम करने वाली है तो ये लॉ काम करेगा। अगर आपको समझ में आ गया एजम्पशन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है हम बाद में जानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है। पेन, हाँ, तो इसमें देखो सबसे पहला जो मैंने बताया तुम लोग को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज हो गया तो मेरा सप्लाई चेंज हो जाएगा, भाव बढ़े ना बढ़े। अगर समझ लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, पहले 10 रुपए लगता था, अभी 1 रुपया लग रहा है खाली एक, तो मैं क्या करूंगा? सप्लाई बढ़ाऊंगा, सॉरी सप्लाई बढ़ाऊंगा या सप्लाई कम करूंगा? सप्लाई बढ़ा दूंगा। क्या भाव बढ़ा? क्या बैट का भाव मार्केट में बढ़ा? नहीं बढ़ा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो गया, मोटा खर्चा कम हो गया ना भाई, मुनाफा ज्यादा होगा, चल बेच, ज्यादा बेच, ज्यादा बेच, ज्यादा बना के ज्यादा बेच, सप्लाई बढ़ा दे, चाहे दाम बढ़ा हो चाहे ना बढ़ा हो, मैंने सप्लाई बढ़ा दिया, लॉ का पोपट हो गया। क्योंकि लॉ ने तो बोला था खाली भाव बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ाना, तो ये क्या बोल रहा है भाई, तू एक काम कर, तू मान ले तेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से तेरा सप्लाई चेंज नहीं होने वाला, मतलब सप्लाई खाली प्राइस के कारण चेंज होना चाहिए। तो बाकी जितने भी फैक्टर है जिसके वजह से तेरा सप्लाई चेंज हो सकता है, वो सारे फैक्टर को सेम कर दे, वो सारा फैक्टर चेंज नहीं होगा, नहीं तेरा सप्लाई चेंज होगा। क्योंकि सप्लाई किसके कारण चेंज होना चाहिए? खाली और खाली प्राइस के कारण, ऐसा ये लॉ बोलता है। तो सर और बताओ, और सप्लाई किसके वजह से चेंज होता है, खुद सोच के बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो है ना यार। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले मुझे ना बैट बनाने का खर्चा 1 रुपया लगता था, आज मुझे बैट बनाने का खर्चा 50 पैसे लगता है, आटा ना 50 पैसे लगता है। मैं बैट ज्यादा बनाऊंगा या कम? ज्यादा बनाऊंगा, सप्लाई बढ़ा दूंगा, चाहे वो बैट का दाम बाजार में उतना ही हो, चाहे प्राइस उतना ही हो, फिर भी क्योंकि मेरा खर्चा कम हो गया मैं बैट ज्यादा बनाऊंगा। बोलो यार, तो सप्लाई बढ़ गया, क्या प्राइस बढ़ा? नहीं बढ़ा, फिर भी सप्लाई बढ़ गया, लॉ का पोपट हो गया। तो लॉ ने बोला भाई बैट बनाने का खर्चा अगर कल तेरा 1 रुपया था ना, तो आज हम मान के चलेंगे कि आज भी तेरा 1 रुपया ही है। अब ये लॉ काम करेगा कि खर्चा तो उतना ही है, पहले कल भी 1 रुपया लग रहा था, आज भी 1 रुपया लग रहा है, तो आज मैं ज्यादा बनाऊंगा क्या? बैट नहीं बनाऊंगा, ज्यादा मैं तभी बनाऊंगा जब उसका मार्केट में दाम बढ़ जाएगा। तो प्राइस के कारण ही सप्लाई बढ़ना चाहिए, ये कॉस्ट के कारण नहीं। तो कॉस्ट को उन्होंने क्या बोला? कॉस्ट भाई तू सेम ही रहना, कांस्टेंट मतलब सेम। ठीक है, सेकंड, क्योंकि अगर कॉस्ट में चेंज हो गया ना, अगर कॉस्ट में चेंज हो गया ना तो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा, और इसीलिए वो क्या करेगा? सप्लाई में चेंज कर देगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, वेदर कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, हो सकता है अर्थक्वेक आ गया हो, सड़ गया हो, खराब हो गया हो, या जो भी कुछ है, तो मैंने सप्लाई बढ़ा दिया हो, कम दाम पे ज्यादा बेच दिया हो। कम दाम पे सप्लाई कम होना चाहिए, लेकिन कम दाम पे मैंने बेच दिया हो, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, कुछ और कारण की वजह से, तो इसीलिए लॉ का पोपट हो जाएगा। तो लॉ ने बोला मान के चल भाई, वेदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, अचानक से गर्मी से ठंडी होने नहीं लग गई, ठंडी हो गई, लोग तेरा स्वेटर खरीद रहे, दाम नहीं बढ़ा फिर भी सप्लाई बढ़ गया, ऐसा सब नहीं होने वाला। ये लॉ मान के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा चीज को क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है। गवर्नमेंट पॉलिसी सेम होने से, बहुत गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो लोग बनाते हैं उसके हिसाब से। किसी गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लोग ज्यादा बनाएंगे और बनाएंगे। अब जीएसटी क्या पता, सरकार कल उठ के बोल दे भाई इस पे जीएसटी लगेगा, मित्रों, भाई और बहनों, जीएसटी लगेगा, क्या करोगे? है ना, तो आज तो जीएसटी नहीं लग रहा है, आज बना देंगे, आज हम बना देंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने की वजह से सप्लाई चेंज होने का चांस है, जबकि भाव तो चेंज ही नहीं हुआ प्रोडक्ट का, फिर भी सप्लाई चेंज होने का चांस है। इसीलिए इसने बोला भाई गवर्नमेंट पॉलिसी को समझ ले, कोई कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ सेम है, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह। गवर्नमेंट पॉलिसी सेम रहेगी तो उसके वजह से मेरा सप्लाई तो नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, इसके बाद एक और है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हो सकता है टेक्निक इंप्रूव होने से मेरा सप्लाई बढ़ जाए, या टेक्निक खराब होने की वजह से मेरा सप्लाई कम हो जाए, भाव तो उतना ही है,
फिर भी टेक्निक के कारण सप्लाई का चेंज होने का चांसेस है। इसलिए इसने बोला टेक्निक तू भी सेम रहना भाई, जो टेक्निक से अपन अभी तक बनाते आ रहे हैं वही टेक्निक से अपन अभी बना रहे हैं। ये नहीं अचानक से कोई अलग मशीन ले ली मैंने और सप्लाई बढ़ा दिया, मेरा भाव उतना ही है फिर भी सप्लाई बढ़ा दिया, लॉ का पोपट हो गया। तो लॉ ने बोला टेक्निक तू भी चेंज मत होना, तू भी सेम ही रहना। इसके बाद वो बोल रहे अदर गुड्स का प्राइस कांस्टेंट। क्या? ये देखो अदर गुड्स का प्राइस कांस्टेंट मतलब अगर अदर गुड्स का भाव समझ लो, मैं बैट भी बनाता हूँ बॉल भी बनाता हूँ, बैट भी बनाता हूँ और बॉल भी बनाता हूँ, बॉल का प्राइस बढ़ गया, बॉल का प्राइस बढ़ गया, तो बॉल का प्राइस भाव अगर मार्केट में बढ़ जाता है बॉल का, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा बॉल बनाऊंगा और ज्यादा बॉल बेचूंगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा। लॉ तो ये बोलता है भाव बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। तो है ना, हो सकता है जो बैट बनाने के लिए और बॉल बनाने के लिए सामान था, एक चीज थी, वो दोनों में लगती। तो मैंने क्या किया, बैट का सप्लाई कम कर दिया, क्योंकि मुझे बॉल बनाना है ना, तो मैंने बैट का सप्लाई कम कर दिया और बॉल का सप्लाई बढ़ा दिया। बॉल बनाने का बॉल ज्यादा बना रहा हूं मैं, तो बैट में जो सामान लगता था वही थोड़ा सामान बॉल में भी लगता था, तो मैंने बैट बनाना बंद कर दिया और वो सामान मैं किसमें यूज करने लग गया, बॉल में। चलो ठीक है, बॉल का दाम बढ़ा, बॉल का सप्लाई बढ़ गया, लेकिन बैट का तो बेचारे का दाम कम ही नहीं हुआ था, फिर भी सप्लाई कम हो गया, क्योंकि मैं इसका सामान इसमें यूज कर रहा हूँ ना। तो बैट तो बेचारा धोखा हो गया बैट के साथ, तो बैट का तो प्राइस बढ़ा ही नहीं, कम भी नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई फिर भी कम हो गया बैट का। तो इसलिए ये बोल रहे हैं मान के चलना, जो अदर है ना, जैसे कि बॉल है ना, बॉल का प्राइस नहीं बदले, क्योंकि अगर बॉल का प्राइस बदलेगा ना तो लोग क्या करेंगे, मतलब जो बना रहा है बैट वो क्या करेगा, वो बैट और बॉल में जो सामान सेम था वो बैट में से वो सामान हटा के बॉल में लगा देगा, बोलेगा बैट को जानते हैं हम तो बॉल बना के बेचेंगे, तो बैट का सप्लाई कम हो जाएगा। इसलिए अदर गुड्स यहाँ पे क्या बॉल है, बॉल का भाव नहीं बढ़ना चाहिए या नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि उसका भाव कम ज्यादा होने की वजह से बैट का सप्लाई कम या ज्यादा हो जाएगा, जबकि बैट का भाव तो बदला भी नहीं है, तो इसका सप्लाई कैसे बदल रहा है, नहीं बदलना चाहिए। इसलिए अदर गुड्स का भाव भी सेम रहना चाहिए, वो यही बोल रहा है अदर गुड्स का भाव भी कांस्टेंट रहना चाहिए। और लास्ट में वो यही बोल रहा है वो ट्रांसफर कर देगा अपने रिसोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या करेगा रिसोर्सेज, मतलब वही सामान या इंसान जो बैट बनाने के लिए लग रहे तो बोलेगा मशीन मशीन बंद करो, सब लोग इधर आओ, सबके सब बॉल बनाओ। बैट का सप्लाई कम हो गया, जबकि भाव कम नहीं हुआ, फिर भी सप्लाई कम हो गया, क्योंकि इसने रिसोर्सेज सारे ट्रांसफर कर दिए। लास्ट पॉइंट है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, मतलब मेरे को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आगे जाके भाव बदलने वाला है। अगर मेरे को ऐसे लगेगा, मेरे को लग रहा है मैं बैट बनाता हूँ, मेरे को लग रहा है आगे जाके ना बैट का दाम कम होने वाला है, जितना भी ये बैट अब भी बनाऊंगा और अब भी बेचो, तो मैं भी और बनाऊंगा, सप्लाई करूंगा और बेचूंगा। क्या अभी उसका भाव बढ़ा, नहीं बढ़ा, मेरे को लग रहा है आगे जाके कम होने वाला है। क्या अभी उसका भाव बढ़ा, क्या प्रेजेंट में वो बैट का प्राइस बढ़ा, क्या मार्केट में ज्यादा में बिक रहा है क्या बैट, नहीं, भाव उतना ही है, फिर भी सप्लाई बढ़ गया ना, क्यों, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आगे जाके उसका भाव कम होने वाला है, जो बेचेगा ना बॉल बैट, बैट का भाव कम होने वाला है, इसलिए मैं अब भी ज्यादा सप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मान के चल रहा है भाई तू ऐसा कुछ मत सोच, हाथ जोड़ रहे, ऐसा कुछ मत सोच आगे जाके क्या होने वाला है, वो सब रहने दे, तो अभी का अभी ध्यान दे, आगे जाके कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो बोल रहा है फ्यूचर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, फ्यूचर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस। अगर वो फ्यूचर का पता लगाने लगा तो वो प्रेजेंट का सप्लाई चेंज कर देगा, जबकि प्रेजेंट का प्राइस तो चेंज भी नहीं हुआ और लॉ का पोपट हो जाएगा। बोलो यार, तो एजम्पशन का मतलब, इन शॉर्ट एजम्पशन का मतलब वो सारी चीजें हैं जिसके वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है, प्राइस छोड़ के, प्राइस के वजह से चेंज होगा चलेगा, लेकिन प्राइस छोड़ के और कोई फैक्टर के वजह से सप्लाई चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो जो फैक्टर के वजह से तुम्हारा सप्लाई चेंज हो सकता है, वो फैक्टर को इन्होंने बोल दिया फैक्टर सेम रहेगा भाई, क्योंकि अगर वो फैक्टर चेंज होगा तो सप्लाई चेंज हो जाएगा और लॉ का पोपट हो जाएगा, क्योंकि लॉ तो बोलता है सप्लाई खाली प्राइस के वजह से ही चेंज होना चाहिए। आई गेस बहुत मजा आ गया एजम्पशन पढ़ के, ठीक से समझ गया आपको एजम्पशन। और अब हम लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लॉ है, ये लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्शन, वो हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद ये लॉ आपका खत्म हो जाएगा। आ चुके हैं हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अगेन मैं पिछले दोनों लॉ से बताते आ रहा हूँ एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अभी फिर से बताऊंगा एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है इन चीजों पे ये लॉ काम नहीं करने वाला। सर हमने एजम्पशन पढ़ा था, एजम्पशन का मतलब क्या था, एजम्पशन का मतलब था मान के चलेंगे ये चीजें ऐसी है, ये चीजें ऐसी है। तो एक्सेप्शन में अलग क्या है, एक्सेप्शन का मतलब ये लॉ का उल्टा हो रहा है, लॉ का उल्टा हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ेगा ना तो दाम, तो सप्लाई बढ़ना चाहिए ना, सप्लाई का मतलब सेल्स होता है, आप सप्लाई का मतलब सेल्स समझ सकते हो, प्राइस बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ने वाला था, यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा है फिर भी सेल बढ़ रहा है, या तो प्राइस कम है या प्राइस बढ़ रहा है लेकिन सेल कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जो लॉ कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है, प्राइस बढ़ेगा सेल बढ़ना चाहिए, प्राइस कम होगा सेल कम होना चाहिए। एक्सेप्शन में उल्टा हो रहा है, मतलब एक्सेप्शन को, ये लॉ है ना, ये लॉ समझ लो मैं लॉ हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, लॉ हाथ जोड़ के बोल रहा है एक्सेप्शन आप मुझसे दूर रहना, क्योंकि एक्सेप्शन चीजों पे लॉ काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब प्राइस बढ़ेगा लेकिन हो सकता है सप्लाई ना बढ़े, या प्राइस कम होगा हो सकता है सप्लाई कम ना हो, सप्लाई बढ़ जाए, उल्टा ही कुछ हो जाए,
तो उन पे ये लॉ काम नहीं करेगा। वैसे डिमांड का भी एक्सेप्शन था अपना, वो गिवन गुड्स, प्रेस्टाइज गुड्स हमने डिटेल में किया, सेम सप्लाई का भी एक्सेप्शन है। तो ध्यान देना, सबसे पहले ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक मिनट, अगेन एसी ऑन कर दूं मैं, गर्मी लगने लग जाती है यार। हाँ, तो ये सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, अलग से इसका क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीई मतलब बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी सप्लाई ऑफ लेबर 4 मार्क का लिखो, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डिटेल में बाद में। सेकंड है अर्जेंट नीड फॉर कैश, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कभी कभी होता है ना हम लोग जमीन बेच देते सस्ते में, सप्लाई कर सेल कर देते, पैसा चाहिए, अर्जेंट पैसा चाहिए तो सेल कर दिया, भले उसका भाव कम हो, फिर भी मैंने सेल कर दिया, लॉ का पोपट हो गया ना। लॉ ने तो क्या बोला था, लॉ देखो एजम्पशन में क्या था, एजम्पशन में ये था कि खाली प्राइस के वजह से सप्लाई चेंज होना चाहिए, तो उसने क्या किया, वो सारे फैक्टर प्राइस के अलावा जिसके वजह से सप्लाई चेंज हो सकता है, वो सारे फैक्टर को उसने कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस तो सप्लाई चेंज नहीं होगा ना उनकी वजह से, वो चेंज नहीं होगा तो सप्लाई कैसे चेंज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सबके वजह से जो हमने पढ़ा है, सबकी वजह से क्या होता है, सबके वजह से सप्लाई चेंज होना चाहिए। लॉ ने क्या बोला, खाली प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होना चाहिए, इसलिए उसने बाकी सारे फैक्टर को सेम कर दिया। ये होता है एजम्पशन। लॉ ऑफ डिमांड में भी ऐसे ही था, जिस जिसके वजह से डिमांड चेंज होता है ना, वो सारी चीज को उसने सेम कर दिया एजम्पशन। तो एजम्पशन क्या करता है, खाली प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड, तो और बाकी सारे फैक्टर जिसके वजह से डिमांड चेंज हो सकता है, वो सारे फैक्टर को सेम कर दो। लॉ ऑफ सप्लाई में भी खाली प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होना चाहिए, तो वो सारे फैक्टर जिसके वजह से सप्लाई चेंज हो सकता है, वो सबको सेम कर दो, वो सबको सेम कर दो। एक्सेप्शन भाई ये तो उल्टा ही कुछ हो रहा है, इस पे लॉ काम ही नहीं करेगा, इस पे लॉ काम ही नहीं करेगा, इस पे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ने की जगह कम हो जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में ऐसे ही था, प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड कम होना चाहिए था, डिमांड बढ़ रहा था एक्सेप्शन के केस में, या तो प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड बढ़ना चाहिए था, डिमांड कम हो रहा था, उल्टा ही कुछ हो रहा था एक्सेप्शन में, तो इसलिए उस पर लॉ काम नहीं करता। सेम सप्लाई में भी यही है, मैं बार बार लॉ ऑफ डिमांड का लिंक करा करा के पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बहुत जरूरी है, याद रखो, कनेक्शन होना लॉ के बीच में बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ सप्लाई में पहला हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ लेबर, हम बाद में करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़े कैश की जरूरत है, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए भाई, जमीन है मेरे, जमीन है, बेच दे बेच दे बेच दे, 50 लाख के जगह 40 लाख मिल रहा है, फिर भी बेच दे यार, पैसा चाहिए, मतलब प्राइस कम है लेकिन फिर भी सप्लाई मैंने बढ़ा दी, मैंने बोला बेच दे यार, छोड़, सप्लाई कर दिया मैंने, प्राइस कम था फिर भी सप्लाई कर दिया, बोलो यार, तो इसके वजह से ये लॉ इस पे काम नहीं करता। तो देखो वही बोल रहे हैं, अगर अर्जेंट है तो वो क्या करेगा, बेच देगा, इवन एट बिलो द मार्केट प्राइस, बिलो द मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से कम होगा, मार्केट प्राइस से कम है भाव, फिर भी वो बेच रहा है, कम है तो नहीं बेचना चाहिए, तो सप्लाई नहीं होना चाहिए अगर प्राइस गिर गया तो, लेकिन प्राइस गिर गया तो ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में प्राइस तो कम हो गया, फिर भी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है। पेरिशेबल गुड्स, ये ऐसा गुड्स है जो गुड्स, पेरिशेबल मतलब क्या, खराब होने का चांस है यार, खराब हो सकता है, खराब हो सकता है, ऐसा गुड्स जो खराब हो सकता है, सब्जी वगैरह हो गई, फ्रूट्स हो गए, आप रात को कभी मार्केट में जाओ रात को 10 बजे, देखो क्या होता है, सस्ते में दे देगा वो, बोलेगा वैसे भी खराब होने वाला है यार, तो भाव तो कम है, लाइव एग्जांपल तो जीता जाता एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप कभी जाओ रात को मार्केट शॉपिंग करने, शॉपिंग मतलब मार्केट में जाओ, बाजार वगैरह, और वो फ्रूट्स और सब्जी खरीदने के लिए जाओ, आपको क्या दिखेगा वहां पे, आपको दिखेगा भाव, आप बोलोगे ना, वो बोलेगा 20 रुपए किलो, आप बोलेगा 15 में दे देना, चल 20 में 2 किलो देते, वो दे देगा, उसको भी बंद करके जाना, उसको पता है कल तक तो खराब हो जाएगा। पेरिशेबल है ना, तो पेरिशेबल गुड्स में भाव बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, फिर भी सप्लाई बढ़ रहा है, वो बेच रहा है, कम भाव में भी बेच रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होगा, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है। तो देखो लोअर प्राइस में भी, ये लोअर प्राइस में भी सेल मोर, सेल मोर इवन एट लोअर प्राइस, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेल मोर इवन एट लोअर प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेल मोर इवन एट लोअर प्राइस, प्राइस कम है फिर भी सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब वही, प्राइस कम फिर भी क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा। रेयर गुड्स, रेयर गुड्स क्या होता है, अरे वो गुड्स जो है ही नहीं, एंटिक्स वगैरह होते हैं ना, एंटिक पेंटिंग होती है, अभी उसका प्राइस बढ़ा दे तो क्या मैं फिर से पेंटिंग बनाऊं, मेरे को आती है बनाने को, मेरे को आता है, वो तो रेयर है यार, कोई एंटिक्स है, कोई ओल्ड कॉइन है, उसका सप्लाई बढ़ा सकता है क्या तू, खुद से बना सकता है क्या, नहीं, वो तो पुरानी चीजें हैं, वो जितनी है उतनी रहेगी, भाव कितना भी चाहे बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं रेयर गुड्स। तो देखो सप्लाई कैनॉट बी इंक्रीज्ड, याद रहे, सप्लाई कैनॉट बी इंक्रीज, सप्लाई बढ़ नहीं सकता, भले ही प्राइस कितना भी बढ़ जाए, सप्लाई कैसे बढ़ाऊं मैं, अभी कोई पहले की पेंटिंग है यार, वो पेंटिंग का मैं क्या करूं, पेंटिंग में बोली लग रही है, भाव बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूं, 2 पेंटिंग, अभी एक ही तो पेंटिंग है, मैं कहां से 2 करूंगा उसको, सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते, प्राइस कितना भी कम ज्यादा हो, सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते, रेयर गुड्स है वो, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में लगा जाए, कुछ भी हो जाए इसमें वो लॉ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, देखो यहाँ पे भी लॉ काम नहीं कर रहा है, लॉ का उल्टा हो रहा है, लॉ बोलता है भाव बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ना चाहिए, यहाँ पे उल्टा हो रहा है,
यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है, यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है। यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी क्वांटिटी सप्लाई तो उतना ही जितना रहेगा। क्वांटिटी सप्लाई थोड़ी बोला सकता हूँ मैं, सप्लाई कैसे बोला दो भाई, है ही नहीं, एक ही तो एंटिक है वो। एंटिक पीस एंटिक होता है, एक ही होता है। एग्रीकल्चरल गुड्स, ये एग्रीकल्चरल गुड्स है ना, ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे, डिपेंड करता है वेदर के कंडीशन पे, याद रखना। अगर समझ लो वेदर का कंडीशन खराब हो गया, ये साल ज्यादा कुछ उगा ही नहीं जमीन में से, तो मैं प्रभाव बढ़ने पे भी कहां से ज्यादा बेच दूं? अरे उगा ही नहीं, मैं क्या करूं उसको? उगा ही नहीं तो मैं कैसे उसका सप्लाई बढ़ा दूं? बोलो, भाव बढ़ गया, भाव 10 रुपया था, 10 से 50 रुपया हो गया, लेकिन मैं कहां से उसका? अभी आपको याद होगा बीच में कांदे का भाव बहुत महंगा हो गया था, प्याज बहुत महंगी बिक रही थी, क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाया? सप्लाई कहां से बढ़ा देगा भाई? जितना भी आया उतना ही तो सेल होगा ना वो, ठीक है? तो जितना जमीन में से उगा है, जितना झाड़ पे आया है, उतना ही तो बेचेगा, चाहे फ्रूट्स हो तो चाहे वेजिटेबल हो तो उतना ही तो सेल कर पाऊंगा मैं। तो इसमें कैसा है, इसमें भाई भले ही उसका भाव बहुत बढ़ जान दे, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई तो नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो उतना ही है, क्योंकि वेदर कंडीशन खराब था। क्या मैं वही बोला है? देखो ना कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है, इसमें यह है कि ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। और अगर वेदर कंडीशन खराब रहा तो सप्लाई नहीं बढ़ा सकते अपन, चाहे भले ही उसका प्राइस ज्यादा हो तो। सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, सप्लाई नहीं बढ़ सकते भले उसका प्राइस ज्यादा हो तो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या किया हमने? 5 की एक्सेप्शन, एक तो हम बाद में करेंगे, दूसरा क्या, कैश की जरूरत है भाई, कम में बेच दे तो चलेगा, लॉ काम नहीं किया। दूसरा, गुड्स खराब हो जाएगा। तीसरा, रेयर गुड्स है। चौथा, एग्रीकल्चरल गुड्स है। अभी एक जो हमने छोड़ दिया वो हम करेंगे, सप्लाई ऑफ लेबर। क्या करने जा रहे हैं? सप्लाई ऑफ लेबर, ध्यान देना, सप्लाई ऑफ लेबर। आ गए सप्लाई ऑफ लेबर पे। सर ये अलग क्यों है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले हमें वो बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्यों, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है, देखो आपका प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, मेरा सैलरी बढ़ेगा तो ऑफकोर्स मेरा काम भी बढ़ेगा, सैलरी और बढ़ेगा, काम और बढ़ेगा, सैलरी और बढ़ेगा, काम और बढ़ेगा, सैलरी और बढ़ेगा, काम और बढ़ेगा। ऐसे ही तो होता है, सैलरी बढ़ रहा है तो काम बढ़ रहा है, लेकिन पगार बढ़ रहा है तो काम बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब मैं, बोलते हैं ना, बॉस बन जाता हूँ, मतलब सीनियर लेवल पे आ जाता हूँ। एक बार अगर मैं सीनियर लेवल पे आ गया, एसी ऑफ कर दो, ठंड होना, ठंड लग गई यार, ठीक है? तो एक बार मुझे बताओ, एक बार जब मैं सीनियर लेवल पे आ गया, तो सीनियर लेवल पे आने के बाद पगार तो मेरी बढ़ती रहती है, लेकिन काम मेरा कम होता रहता है। अब मैं जो है ना, मैं वो आराम चाहता हूँ, अब मेरे को काम नहीं करना। पगार आप बढ़ा दो, मेरा काम उतना ही रहेगा, या काम कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। पगार बढ़ने पे काम, दो रीजन है, एक तो मेरे को लीजर चाहिए, लीजर मतलब आराम चाहिए जिंदगी में। अब पगार बढ़ाओ, ठीक है, मैं दूसरे से काम करवाऊंगा ना। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अभी अंबानी है, अंबानी का अपना काम खुद करता है, वो दूसरों से काम करवाता है, पगार उसकी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या उसका काम बढ़ रहा है क्या? मे बी यस, मे बी नो, वी डोंट नो। अब गारंटी नहीं बोलते उसका पगार बढ़ रहा है तो काम भी बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्या काम भी बढ़ रहा है, क्या वो काम भी उतना कर रहा है? वी डोंट नो, शायद नहीं, ऑफकोर्स नहीं, ठीक है, वो तो काम करवाते हैं, खुद से तो नहीं करते, राइट? तो उसी तरीके से जैसे सबकी पगार बढ़ती है, आपकी काम बढ़ता रहता है, लॉ ऑफ सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, मतलब काम का सप्लाई, काम तो ज्यादा करके दे रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब पगार बढ़ेगी लेकिन काम कम हो जाएगा, काम कम करेगा, काम ज्यादा नहीं करने वाला। कारण क्या है? कारण ये है कि देखो अब आराम से जिंदगी में, अब तेरे को नहीं करना। तो ये एक ट्विस्टिंग पॉइंट है सप्लाई ऑफ लेबर में। ये जो मैंने रेड में लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका, इसमें भी टेबल भी है और डायग्राम भी है, दोनों एक बार पहले हम लोग देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो, वेज रेट, वेज रेट मतलब पगार पर एक घंटे का, एक घंटे का उसको पहले 100 रुपया मिलता था, फिर उसको 200 रुपया मिलने लगा, फिर उसको 300 रुपया मिलने लगा। जब उसको 100 रुपया मिलता था ना, 100 रुपया, तो देखो वो कितना घंटा काम करता था? 5 घंटा। जब 200 रुपया मिलने लगा तो वो 7 घंटा काम करने लगा। सीधी सी बात है, देखो ना, पगार बढ़ गया तो मैं ज्यादा काम करूंगा, और पगार मिलेगा और काम करूंगा, और पगार मिलेगा और काम करूंगा। टाइम आऊंगा, मैं टाइम आएगा, बोलूंगा अब मेरे को काम नहीं करना। अब तुम पगार बढ़ाते, मेरे को काम नहीं करना, मेरे को अब आराम चाहिए यार जिंदगी में, मेरे को मेरा सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक जॉब में मैं खुश हूँ, मेरे को नहीं चाहिए पगार। तो ज्यादा पगार देते मैं काम नहीं करूंगा। इसका पगार देखो, जब 100 रुपया था एक घंटे का, तो जोश जोश में देखो 5 घंटा काम करता था एक दिन में, है ना? एक घंटे का 100 रुपया कमाता था। एक घंटे का जब 200 हो गया तो इसने काम और बढ़ा दिया, लेकिन जब एक घंटे का 300 हो गया ना, काम देखो कम कर दिया, 7 घंटे से 6 घंटा। ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इसने इसीलिए किया क्योंकि अब इसको अपनी जिंदगी में आराम चाहिए। ये नहीं है तुम पगार बढ़ाते जाओ, मैं और काम करते जाऊंगा, नहीं करूंगा अब मैं काम, अब मैं काम मेरा कम कर दूंगा। बोलो यार, तो इसलिए तुम लेबर कर्व देखोगे ना, लेबर कर्व, मैंने क्या बोला था, लेबर कर्व, कर्व कैसे बनता है मेरे को बताओ? कर्व नीचे कब आता है? जब इनवर्स रिलेशन होगा। और कब कब ऊपर कब जाता है? जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। जब मेरा पगार, जब मेरा पगार 10 रुपया था,
मैं 2 घंटा काम करता था इस तरीके से। जब मेरा पगार 20 रुपया हुआ, मैं 4 घंटे काम करने लगा, पगार बढ़ गया था, मैं और काम करा, मजा आ गया। अब लेकिन जब मेरा पगार और बढ़ गया ना 30 रुपया, मैं बोला और मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो कम करूंगा, मैंने बहुत काम कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से कर गया। तो देखो ना कर्व कैसे जा रहा है, ऐसा, फिर ये बाहर गया, फिर ये अंदर आया। बोलो यार ये तो यहाँ पे भी हो रहा है, ये देखो यहाँ पे वही तो कब बनाया है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक और मैं आपको रीजन देता हूँ, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, इतना डिटेल में कोई नहीं सुनता था, लेकिन मेरे को लगता है आपको अगर कुछ सीए वगैरह करना है, समझना बहुत जरूरी है भाई। एग्जामिनेशन में भी मजा आता है, क्योंकि प्रेशर में ना याद की हुई चीज भूल जाती है, समझी हुई चीज नहीं भूलते कभी। ध्यान दो यहाँ पे, देखो मुझे बताओ, जब जब उसको 10 रुपया पगार था तो वो 2 घंटा काम करता था, 20 रुपया पगार है तो वो 4 घंटा काम कर रहा है। मेरे को बताओ ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स? जैसे जैसे उसका पगार बढ़ रहा है वैसे वैसे आर्स भी बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं इसको, दोनों बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है तो कर्व कैसे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तो कर्व जा रहा है ऊपर इस तरीके से। अब इसके बाद बताओ, जब पगार बढ़ गया तो काम कम हो गया, पगार बढ़ गया तो काम कम हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। इनवर्स रिलेशन मतलब कर्व कैसे आता है नीचे, तो कर्व कैसे आएगा नीचे, नीचे मतलब ऐसे, देखो ना ऐसे तो आएगा, तो डायग्राम ऐसे ही तो कुछ बनेगा, दो तरीके से मैंने बता दिया, ऐसे ही तो डायग्राम बनेगा। बोलो यार। तो इन शॉर्ट सीधी बात बताऊं तो जो मैंने इसके पहले बताया था वो समझने के लिए बेटर था, ये हमें दिमाग में रखने के लिए बेटर है कि यार सही तो बात है यार, क्योंकि जब जब इनवर्स रिलेशन होता है तो कब ऐसे बनता है, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो कब ऐसे, सप्लाई में ऐसे और डिमांड में ऐसे, लॉ ऑफ सप्लाई में ऊपर जा रहा है कब, लॉ ऑफ डिमांड में नीचे आ रही है, दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि पहले डायरेक्ट रिलेशन है, उसके बाद इनवर्स हो गया, क्योंकि ये बढ़ गया और ये कम हो गया। बोलो यार, आयो समझ गया आपको, आयो समझ गया। लेकिन अपन अपन अगर मैं बोलूं, अगर अपने को याद रखना है तो याद रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी है, याद रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी, याद रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि जब 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 आपका पगार बढ़ेगा तब तब अपना काम और करोगे आप, पगार और बढ़ेगा काम और करोगे आप, पगार और बढ़ेगा अब बस हो गया, अब मैं थोड़ा काम करूंगा। इसीलिए कब जो है ये ऐसे जाके घूम जाएगा, ऐसे जाके घूम जाएगा। बोलो यार, ठीक है, सारे मार्किंग हटा देता हूँ ना, मैंने ऑलरेडी जो रेड में किया ना आपको वही करना है, याद रखना। मैंने जो रेड में जो मार्क किया ना यहाँ पे, जो रेड में मैंने लिखा हुआ है फॉन्ट, आपको वही करना है, मतलब वो करना है, मतलब वो अच्छे से करना है। ये देखो, इन केस ऑफ लेबर एज द वेज रेट राइजेस, जैसे जैसे पगार बढ़ रहा है वैसे वैसे जो उसका आवर्स ऑफ वर्क है ना, मतलब जो काम करके दे रहा है सप्लाई, वो भी बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा ना, पैसे ज्यादा मिल रहे और करेगा, इसलिए सप्लाई का ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये रहा, ऊपर की तरफ गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना, काम भी बढ़ रहा है पगार भी बढ़ रहा है, काम भी ज्यादा कर रहा है पगार भी ज्यादा मिल रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब सप्लाई ऑफ लेबर गिर जाएगा, फॉल्स, वेज रेट राइज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तुमको, तो देखो वेज रेट मतलब वेज बढ़ रहा है और आवर्स ऑफ वर्क ये भी बढ़ रहा है, वेज कम हो रहा है और आवर्स ऑफ वर्क, सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको है ना सप्लाई के फॉर्म में लिखाता हूं क्योंकि आपको फिर समझने में इजी पड़ेगा। ध्यान देना, ध्यान देना, वेज बढ़ रहा है, वेज मतलब पगार, पगार बढ़ रहा है तो मुझे बताओ सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो भी बढ़ेगा और काम करेगा वो, वेजेस और बढ़ रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर वो और काम कर रहा है, वेजेस और बढ़ रहा है, अब उसको नहीं काम करना और, तो अब वो सप्लाई ऑफ लेबर को कम कर रहा है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बन रहा है, वेज बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, वेज बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, बाद में वेज बढ़ गया लेकिन सप्लाई कम हो गया, तो इस तरीके से डायग्राम अंदर की तरफ चला जाएगा। बोलो आई होप आई एम वेरी क्लियर, ये लाइन में यही लिखा है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों क्यों मतलब जब पगार बढ़ रहा था तो वो ज्यादा काम कर रहा था और पगार बढ़ा, देखो ना यहाँ पे देखो ना, टेबल यही तो बता रहा है, जब पगार 100 से 200 हुआ वो और काम किया, 5 से 7 घंटे तक किया भाई, लेकिन जब 200 से 300 हुआ तो वो कम काम क्यों किया, क्यों कम काम किया, उसको ज्यादा काम करना चाहिए और पगार मिलती थी, नहीं उसको अब ज्यादा काम नहीं करना, कारण क्या है, लीजर चाहिए उसको, लीजर चाहिए, लीजर क्या चाहिए, लीजर, लीजर मतलब उसको आराम चाहिए, उसका और काम नहीं करना, उसको आराम चाहिए, तो बोल रहा है भाई तू पगार बढ़ाते रहे मैं और काम नहीं करने वाला। यही चीज को हम लोग पूरा, पहले तो ये रेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड वाला तो आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। इसके अलावा ये देखो ये रहा, ये एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं है डायग्राम में एक्सप्लेनेशन है। जब वेज रेट 100 रुपया था तो 5 आवर्स काम करता था, जब वेज रेट 200 रुपया हुआ तो 7 आवर्स काम कर रहा है, जब वेज रेट 300 रुपया हुआ तो आवर्स कम कर दिया उसने, ज्यादा करने की जगह 6 आवर्स ही काम कर रहा है। ठीक है,
और जब पगार देखो 200 से 300 हुआ ना, 200 से 300, तो लेबरर ने क्या प्रीफर किया, लीजर, और उसने टाइम अपना कम कर दिया, सप्लाई ऑफ लेबर उसने कम कर दिया। बोलो यार, एक और बार मैं ये समझा दूंगा, टेंशन मतलब मैं भी डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए शायद आपको लग सकता है कितना कुछ है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसीलिए। अब एक बार हम लोग शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट में करते, ध्यान देना। देखो, एक तो पहले आप समझ लो यहां से यहां तक क्या लिखा है, क्या लिखा है। लेबर में क्या होता है, जैसे जैसे वेज रेट राइज होता है, जैसे जैसे वेज रेट राइज होता है, वैसे वैसे सप्लाई भी राइज होगा, वेज रेट राइज, फर्स्ट पॉइंट। वैसे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर भी इंक्रीज, सेकंड पॉइंट। वेज रेट बढ़ा, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ा। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वेज रेट बढ़ा तो सही, राइज इन वेज रेट, आगे और वेज रेट बढ़ गया, थर्ड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई था ना, ये सप्लाई कम हो गया, सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स, फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में देखो स्क्रीन पे देखो, वेज रेट राइज, सेकंड पॉइंट सप्लाई राइज, थर्ड पॉइंट वेज रेट राइज, फोर्थ पॉइंट सप्लाई फॉल। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। सप्लाई फॉल होने का कारण उसने दिया है फिफ्थ पॉइंट में, क्या कारण है, क्योंकि उसको लीजर चाहिए, अपने वर्क से आराम चाहिए, अब उसको मजा करना है भाई, कितना कम करे, बस इतना ही था इसमें। इसके बाद आप लोग सीधा ये लिखोगे तो भी चलेगा, क्या, एक सेकेंड, इसके बाद आप लोग सीधा ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट में क्या है, ये वाला पॉइंट में ये, जब उसका वेज रेट 100 रुपया था तो वो 5 घंटा काम करता था, जब उसका वेज रेट बढ़ के 200 हो गया तो उसने काम करने का टाइम भी बढ़ा दिया ताकि उसको और पगार मिले। लेकिन जब उसका वेज रेट 300 हो गया तब उसने नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिया, ताकि अब इसको ये टाइम पे उसको क्या चाहिए था, कम क्यों किया, उसको चाहिए था लीजर, उसको चाहिए था लीजर। बस यही पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद आपको लिखना है लास्ट वाला पॉइंट डायरेक्टली, फोर्थ वाला पॉइंट। बस ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला पॉइंट और ये रेड में लिखा हुआ चीज, ये 3 चीज आपके लिए जरूरी है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। बोलो सप्लाई ऑफ लेबर में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है फर्स्ट पॉइंट, वेज रेट राइज, सप्लाई ऑफ लेबर राइज, फर्दर वेज रेट राइज, सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स। क्यों, क्योंकि उसको लीजर चाहिए। हो गया 5 पॉइंट, जो 1 2 3 4 5 में लिखा, हो गया 5 को, ये तो था रेड में जो लिखा है, इतनी सी बात थी। फिर से रिपीट करो, क्या है, वेज रेट राइज, सप्लाई ऑफ लेबर राइज, वेज रेट राइज, सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स। क्यों, क्योंकि लीजर चाहिए उसको। उसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप टेबल को एक्सप्लेन करोगे, जब वेज, आप आपके मन से भी लिख सकते हो, वेज रेट वगैरह अपने मन से नंबर आप डाल सकते हो। वेज रेट को क्या करना, पहले वेज रेट को हमेशा बढ़ाते हुए दिखाना, 100 200 300। नंबर ऑफ आवर्स 1 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा, या 5 घंटा 7 घंटा 6 घंटा। नंबर ऑफ आवर्स इस तरीके से पहले बढ़ाना, 5 से 7, 5 से 6 मत करना, एक छोड़ के बढ़ाना, एक छोड़ के बढ़ाना, 5 से 7 और फिर 6। बोलो यार, या तो 10 से 12 और 11, इस तरीके से आपको ये लिखना है। ये देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, ये रहा, ये तो हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा, 100 200 300, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट से मैं लिख रहा हूँ 10 15 20, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 11 13 और 12, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 22 और 21। बोलो यार, इस तरीके से आपको लिखना है, क्या, वर्क, ये वर्क कम हो जाएगा तो एक गैप होना चाहिए, 10 12 11 20 22 21 50 52 51, जो चाहिए आपको वैसा, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, फिर ये टेबल के हेल्प से आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा। तो याद रखना, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे रेट आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आर जा रहा है। सर पता कैसे चलेगा एक्स पे क्या आएगा, वाई पे क्या आएगा, देखो मैं ध्यान से बताता हूँ। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या आता है, प्राइस, मतलब जो रुपए के टर्म में रहेगा ना वो एक्स एक्सिस पे आता है, और वाई एक्सिस पे क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमेशा रुपया रुपया, जो रुपीज, अभी क्वांटिटी डिमांड तो हमेशा उसमें होता है, केजीज में होता है, रुपीज में थोड़ी होता है। वाई एक्सिस पे हमेशा रुपीज में आता है। अब इसमें आ जाओ, ये लेबर वाले, इसमें जो हम लोग कर रहे हैं अभी, लेबर ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर, सॉरी लेबर ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर में वाई एक्सिस में क्या आएगा, रुपीज में क्या है, रुपीज में काम रुपीज में, या पैसा रुपीज में, पगार रुपीज में। तो वाई एक्सिस में जो रुपीज में रहता है वही तो आता है, देखो ना ऊपर भी तो वही आया था। तो यहाँ पे आएगा वेजेस, क्योंकि वेज रुपीज में, वो वाई में आएगा। तो एक्स में क्या आएगा, क्या बच गया, नंबर ऑफ आवर्स, तो नंबर ऑफ आवर्स एक्स में आएगा। बोलो यार, आई होप आपको समझ में आ गया है। वाई एक्सिस में हमेशा रुपया में जो होगा वो वाई एक्सिस में आएगा, और अदर देन रुपीज जो होगा वो एक्स एक्सिस में आएगा। जैसे कि डिमांड में रुपीज में क्या था, प्राइस, सप्लाई में रुपीज में क्या था, प्राइस, यहाँ पे रुपीज में क्या है, वेजेस, तो वो वाई एक्सिस में आएगा, और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा।
आई होप आपको समझ गया पांचों का पांचों एक्सेप्शन, पांच ये रहे, पांचों के पांचों एक्सेप्शन आपको समझ गए। इसी के साथ ये लॉ खत्म हो चुका है और इस लॉ में कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम आसान सा लॉ था। इसके बाद मैंने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये रहे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को लगता है मैंने सारे कुछ कवर कर दिए। आप एक बार मेरा नोट जरूर इसमें अटैच हो जाएगा, ये जो कॉमर्स एडु क्लब ऐप पे आप अगर एक बार जाओगे कॉमर्स एडु क्लब ऐप में, तो वहां पे आपको नीचे नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स में ये क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे को बताओ लॉ ऑफ डीएमयू, जो है लॉ ऑफ डीएमयू, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो है लॉ ऑफ डीएमयू, ये डीएमयू किसने एक्सप्लेन किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने पहले एक्सप्लेन किया था क्या? नहीं, पहले तो गॉसेन ने एक्सप्लेन किया था, बोलो यार, उसके बाद प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया। सप्लाई कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं, गलत। सप्लाई कर्व तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ऊपर जाता है भाई, डाउनवर्ड थोड़ी आता है, बोलो यार। अभी लेबर सप्लाई जो हमने पढ़ा वही तो है, लेबर सप्लाई भी पढ़ा, एक्सेप्शन है। फिर वाई डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना डिमांड कर्व का। डिमांड कर्व का रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है, और इसीलिए इसीलिए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोलो, इस तरीके से ये एक बार आपको देखना है। और इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ सप्लाई भी खत्म हुआ। आई होप आपने एंजॉय किया। तीनों लॉ है, तीनों लॉ मैंने कॉमर्स एडु क्लब में अपलोड कर दिया। कॉमर्स एडु क्लब एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहां पे ये तीनों लॉ अपलोड हो चुके हैं अलग से, और बहुत ही सस्ते में मैंने सारे कुछ में बहुत ही 100 रुपया, 50 रुपीज, कोई 20 रुपीज में भी आएगा, कोई 200 रुपीज में भी आएगा। तो बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपको मिल जाएगा कॉमर्स एडु क्लब ऐप पे। आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल करो, बहुत सारे फ्री के मटेरियल भी वहां पे आएंगे, ठीक है। आई होप आपको मजा आया हो और आपने एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।